बिहार में इस बार की चुनावी लड़ाई का केंद्र बिंदु क्या रामायण बनेगा? क्या राम के नाम पर नेताओं की चुनावी वैतरणी पार होगी? जाति धर्म इस बार चुनावी महासंग्राम का मुख्य मुद्दा होने जा रहा है क्या? इस तरह के सवाल बिहार के सियासी गलियारे में लगातार कौंध रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। बिहार में इसका शंखनाद भी हो चुका है। दोनों ओर से सेनाएं सजाई जा रही हैं और अब तक के सिनारियों के अनुसार एक ओर बीजेपी तो दूसरी ओर महागठबंधन के रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस चुनावी महासमर को जीतने के लिए गोटी सेट किए जा रहे हैं। कौन सी गोटी किसे और कब चलनी है, इसका भी ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही पक्ष के राजनीतिक दल रामायण में ही अपने मुद्दे तलाश रहे हैं। बीजेपी जहां रामायण से धर्म को बाहर निकाल रही है, तो महागठबंधन में शामिल घटक दल तुलसीदास के रामायण यानी कि रामचरितमानस से जाति के मुद्दे को खंगाल रहे हैं। बिहार में चुनावी मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को सुनवाते हैं और समझाते भी हैं। पहले आप ये सुनिए कि रामायण के मुख्य पात्र भगवान राम और दशानन रावण को लेकर जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं। ये दोनों काल्पनिक हैं, लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्मकांड में ज़्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज़्यादा रावण कर्मकांडी। तो सर आपने ये बात किस आधार पे कही? आपके हिसाब से राम अगर उतने प्रमुख नहीं थे तो रावण कैसे? उन लोगों के कहानी के आधार पर हमने कहा है। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। ये सब कल्पना कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज़ है, अपने समझने का चीज़ है। और जो रामायण में और ये अभी बातें जो कही जा रही है, तुलसी की रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत बातें हैं। हालांकि कि वो महावती रामचरितमानस बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत सी अच्छी उक्तियाँ हैं, लेकिन जो रामायण थी, रामायण को वाल्मीकि रामायण जी ने लिखा था। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं? क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? ये सब इधर आकर के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं वो विभेद कर दिया है और विभेद करने के बाद वो सुपरमेसी शो किया है। रामायण ठीक है, लेकिन रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, उसको निकालना चाहिए। इसके लिए अम्बेडकर ने भी कहा था, लोहिया ने भी कहा था कि उसका कचरा है, उसको हटा देना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि जीतन राम मांझी किस तरह बता रहे थे कि रामायण धर्म ग्रंथ काल्पनिक है और रावण का कद कर्मकांड में भगवान राम से बड़ा है। उन्होंने दो टूक कहा कि राम से बड़ा चरित्र है रावण का, राम से बड़ा कर्म है रावण का। कल्पना के आधार पर राम और रावण की बात करने से बेहतर है कि बिहार बीजेपी के नेता गरीबों की बात करें। मांझी ने यह भी कहा कि रामायण की तरह राम और रावण दोनों ही काल्पनिक पात्र हैं। राम जब मुसीबत में होते थे तब उनकी मदद में अलौकिक सेवाएं आती थीं, लेकिन रावण के लिए कुछ नहीं आता था। इसके लिए जीतन राम मांझी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेकर लोकमान्य तिलक और राहुल सांकृत्यायन तक का उदाहरण दे दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब ब्राह्मण ने राम को काल्पनिक बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कह दिया तो गुनाह हो गया। वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि तुलसीदास के रामचरितमानस में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं और बहुत सी गलत भी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि उसमें जो कचरा है उसे हटा देना चाहिए। इसके पहले भी जीतन राम मांझी कई बार भगवान राम और ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और इसे लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज कराई जा चुकी है। इतना ही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पिछले दिनों इसी तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में 5 फरवरी को कहा था, जाति व्यवस्था के लिए भगवान नहीं बल्कि पंडित जिम्मेदार है। भगवान ने हमेशा कहा है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा या फिर कोई अलग कैसे हो गया? मोहन भागवत ने यह भी कहा कि सत्य ही ईश्वर है, नाम, योग्यता और सम्मान कुछ भी हो, सब एक समान और कोई भेद नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो कहते हैं वो झूठ है। इस पर भी जीतन राम मांझी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा यदि मोहन भागवत बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संभव है कि मोहन भागवत डर के मारे बोल रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत अपने बयान से बाद में यू टर्न भी लिए थे और भागलपुर दौरे के क्रम में उन्होंने कहा था कि पंडितों से मेरा मतलब ब्राह्मण से नहीं था।
जीतनराम मांझी को एक बार फिर से सुनिए कि उन्होंने मोहन भागवत को लेकर पिछले दिनों क्या कहा था, और मांझी ने भी माना था कि देश में जाति व्यवस्था पंडितों और ब्राह्मणों की देन है। हम लोग की तो मानना ही यही है, जो अम्बेडकरवादी है, जो शेड्यूल कास्ट है या जो सोशल एक्टिविस्ट है जी, वो अपना मानता ही है कि जाति व्यवस्था मनुवादियों की व्यवस्था है और मनुस्मृति के उपरांत ही जाति व्यवस्था की बात की गई थी। और इसीलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। तो कहने का गरज है कि हम लोग तो शुरू से ही मानते हैं कि हम लोगों के जो पैगंबर हैं, संतों का संत रैदास जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के वजह सो हरि के होई। तो अब वो बोल रहे हैं, किस परिस्थिति में बोल रहे हैं, लगता है कि जैसे उनमें आमूल चूल परिवर्तन आया है। तो अच्छी बात है, डर के भी हो सकता है, भयभीत होकर के भी बोले हों, लेकिन जिस भी परिस्थिति में बोले हों, अगर इसको अमली जमाओ पहनाते हैं और सोचते हैं कि हाँ साहब जाति व्यवस्था आदमियों ने भगवान ने नहीं बनाया है, पंडितों ने बनाया है, आदमी ने बनाया है, तो इसको दूर करने का प्रयास करें, जाति बंधन तोड़ो का कैंपेन चलावें, हम लोग उनके साथ हैं। यह तो हुई हम पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी की बात। अब आपको सुनवाते हैं आरजेडी कोटी से बिहार कैबिनेट में शामिल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी उन पर जबरदस्त ढंग से हमलावर हो गई थी। यह वाकया इसी साल 11 जनवरी का है। उस दिन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बुलाया गया था। नाम में ही प्रोफेसर लगा हुआ है, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि वे काफी पढ़े लिखे नेता हैं। दीक्षांत समारोह के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की और इसी दौरान जातीय जनगणना से जुड़े सवाल भी उठे। इस बातचीत में मंत्री चंद्रशेखर ने महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखे गए दोहों और चौपाइयों पर भी बहुत कुछ बोल दिया। कह दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने रामचरितमानस के कई दोहों को पढ़ते हुए कहा कि यह ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है, इससे समाज में विसंगतियां पैदा होती हैं। रामचरितमानस समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाला ग्रंथ है। वे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो यह भी कहा कि यह दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाई से बल्कि उन्हें हक दिलाने से भी रोकता है। इसके बाद वे मनुस्मृति पर भी बहुत कुछ बोले। आप शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के उस बयान को सुनिए जब रामचरितमानस को लेकर बोल रहे थे। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में भी रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की याद दिलाते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड समेत अन्य राज्यों में आयोजित जनसभाओं में अयोध्या में बने राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में अगले साल 1 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए यह भी कह दिया कि 2019 में मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी अब कान खोलकर सुन लीजिए, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार मिलेगा। अमित शाह ने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को लंबे समय तक कोर्ट में उलझाए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया और आज आप लोगों को तारीख भी हमने बता दी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी चुपके से राम मंदिर के जरिए धर्म की राजनीति फिर से शुरू कर चुकी है,
जिस रास्ते को कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने आगे बढ़ाकर बीजेपी को शीर्ष पर पहुंचाया था, आज उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी भी चल पड़ी है। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं है और लालकृष्ण आडवाणी सियासत के हाशिए पर है, लेकिन अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति को भुलाया नहीं जा सकता है। और इसी दौर में सियासी गलियारे में सामाजिक न्याय जैसे शब्द ने भी एंट्री की। सामाजिक न्याय वाली पॉलिटिक्स के अगुआ वीपी सिंह बने और इस सामाजिक न्याय को बिहार में लालू यादव ने आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करा दिया और यहीं से पूरे देश में मंडल पॉलिटिक्स ने रफ्तार पकड़ ली। आरक्षण विरोधी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए वे मसीहा बन चुके थे। देश भर में छिड़ी आरक्षण की बहस ने पिछड़े वर्ग को अपनी पहचान का एहसास दिलाया और इसके बाद तो उन्हीं की राह पर खासकर बिहार और यूपी में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव चल पड़े। बिहार में जिस तरह आरजेडी और जेडीयू ने अपनी नई पहचान बनाई, तो यूपी में सपा बसपा ने टाइम टू टाइम सत्ता पर कब्जा जमाया। और ये सब एक बार फिर बिहार पॉलिटिक्स में देखने को मिलने लगा है। एक बार फिर बीजेपी जहां धर्म और राम मंदिर की ओर मुड़ रही है, तो विरोधी गुट कास्ट पॉलिटिक्स का राग अलापना शुरू कर चुका है। जातीय व्यवस्था को लेकर केवल जीतन राम मांझी या प्रोफेसर चंद्रशेखर ही नहीं बयानबाजी कर रहे। आपको याद होगा, पिछले दिनों भागलपुर में मंत्री आलोक मेहता ने भी बड़ा बयान दिया था और कहा था कि 10% आरक्षण वाले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे, और जो 10% लोग हैं उन्हें ही आज EWS कहा जाता है। ये दलित, शोषित और वंचितों के लिए उचित नहीं है और ये आने वाले समय में आरक्षण पर खतरा है। आलोक मेहता के इस बयान पर उस समय भी बिहार के सियासी गलियारे में बवाल मचा था। बहरहाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो एक बार फिर बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स की राजनीति को हवा दिया जा रहा है। बीजेपी के भव्य मंदिर का जवाब महागठबंधन संपूर्ण मंडल की राजनीति से देने का मन बना चुका है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में संपूर्ण मंडल को अमोघ अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में चल रही जातीय जनगणना से भी लोग इसे समझ सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता अब देश के मरे हुए मुद्दे हो गए हैं। इनके नाम पर वोट को गोलबंद करना संभव नहीं। जाति और धर्म ही ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो लोगों को गोलबंद कर सकता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।